नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि फोर्थ एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम सचिन है और पिछले 3 एपिसोड में हमने टाइम बिताया फ्रेंच रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड बिल्ड करने में, समझने में कि ऐसी क्या कंडीशंस बनी ओवर द स्पैन ऑफ अ लॉन्ग 700 to 1000 years, जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। आज भी हम थोड़ा सा इसी पे ही समय बिताएंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने छोड़ा था 1648 में, when Treaty of Westphalia happened. And what happened in Treaty of Westphalia was that Spain recognized independent Dutch Republic. दूसरा ये था कि प्रिंसेस ऑफ स्मॉल, जो छोटी रियासतें थी, एक्सनी, बर्गंडी, दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी फ्रॉम द होली रोमन एम्पायर। और जैसा हमें पता था, स्पेन का मोनार्क, होली रोमन एम्पायर का मोनार्क, सभी लोग आपस में कनेक्टेड थे, ये एक सेम फैमिली को बिलोंग करते थे। और इसके कारण से जो हैब्सबर्ग फैमिली थी उसका काफी एक तरीके से कहेंगे कि नुकसान हुआ इस पूरे चक्र में। एंड फ्रांस गेन्ड मोस्ट फ्रॉम दिस ट्रीटी, बिकॉज फ्रांस acquired a little bit of territory. हैब्सबर्ग्स भी डिवाइड हो ही गए थे, एंड देयरफॉर बिकॉज of Treaty of Westphalia and Hundred Year War, French monarchy became extremely powerful, um, at the cost of church and nobility. अब हम यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अम, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक 5 साल पीछे जाते हैं, 1643 की बात करेंगे। 1643 में लुई 14 फ्रांस के नए मोनार्क बने। हालांकि ये उस समय सिर्फ 5 साल के थे, पर तब से ऐसा कहा जाता है कि ये मोनार्क बन गए और ही बिकेम द लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क इन द हिस्ट्री। ये 1715 तक इनका शासन चला। बट शुरू में, जैसा मैंने कहा था, ये 5 ईयर ओल्ड थे तब इनकी मम्मी जो थी क्वीन एन, उन्होंने दारोमदार अपने हाथों में ले लिया किंगडम का, अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर माजरिन। और क्वीन एन ने माजरिन जो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ लुई 13 जो पुराने राजा थे, अपने पति की ही पॉलिसियों को कंटिन्यू करा, विच वॉज बेसिकली स्ट्रेंथनिंग द मोनार्की। एंड there was another angle to it. There was a very special mother-child bond between Queen Anne and Louis XIV, because Louis XIV का जन्म बहुत ही अ, मतलब मिन्नतों के बाद, बहुत यातनाओं के बाद, कुछ मिसकैरेजेस भी हुए क्वीन एन के, उसके बाद हुआ था। इसलिए क्वीन एन चाहती थी कि the absolute power should reside in the monarch and Louis XIV should be that monarch. तो अब क्या हो गया था, ओवर अ स्पैन ऑफ 250 years फ्रेंच monarchy had developed an extensive bureaucratic system to tax the population and make the monarchy rich. And Queen Anne in about 1648, when Louis XIV 10 साल के थे, तब उन्होंने 4 टैक्सेस और इंट्रोड्यूस करे नोबिलिटी पे, और इसको लेकर नोबिलिटी काफी भड़क गई। और फ्रांस में नोबिलिटी और मोनार्की के बीच में एक सिविल वॉर छिड़ गया, जिसको फ्रॉन्डे भी कहा जाता है। अब हुआ ये कि जब ये सिविल वॉर 5 साल तक चलते रहा, इसका अगर आप देखेंगे यंग लुई 14 पे बहुत एक बड़ा प्रभाव पड़ा। मतलब ही बिकेम very very suspicious of nobility and stayed like that throughout his life. And this further strengthened Louis XIV's belief in establishing absolute monarchy. तो जब 1661 में लुई ने अपने हाथ में दारोमदार संभाला, तो उन्होंने सबसे पहले ये डिक्लेयर करा कि ही विल नॉट कीप अ चीफ मिनिस्टर, और वो पर्सनली ही सब कुछ डिसीजन मेकिंग करा करेंगे। अब क्या हुआ इस पर्सनल डिसीजन मेकिंग में, इसे क्या मतलब अलग अलग पॉलिसीज देखते हैं। तो सबसे पहले तो लुई 14 की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, वॉर एंड एक्सपेंशन। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब पीस टाइम होता था तो लुई 14 प्लान कर रहे होते थे कि अगला वॉर किस पे किया जाएगा, किन को बंटवाया जाएगा, किन के बीच में लड़ाई करवाई जाएगी। तो इस दौरान डेफिनेटली
फ्रांस ने काफी वॉर जीते, टेरिटोरियल एक्सपांशन भी हुआ, बट अगर आप एक्सटर्नल मतलब आप फॉरेन पॉलिसीज की तरह देखेंगे तो फ्रांस ग्रू मोर एंड मोर आइसोलेटेड. व्हाई? बिकॉज एवरीवन, होली रोमन एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, डच एम्पायर, इंग्लैंड, they all grew very suspicious of France, and thus France got isolated externally. Internal policy में लुई फोर्टीन ने focused heavily on centralization. सेंट्रलाइजेशन मतलब टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत सेंट्रलाइज कर दिया था, सो दैट कॉफर्स ऑफ मोनार्क आर फिलिंग अप. सिमिलरली मिलिट्री स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया था, और उसका एक नुकसान जो ये हुआ था कि उन्होंने, लुई फोर्टीन ने प्राइवेट आर्मीज ऑफ नोबिलिटीज को अबॉलिश कर दिया. कोई भी नोबल अब प्राइवेट आर्मी नहीं लग सकता था. वो, दैट आर्मी वुड बी a part of larger army of France and would be determined, and it would be determined by monarch on how to implement and apply and use that army. दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने नोबिलिटी को कहा कि आप सब लोग पैलेस ऑफ वर्सलीज में आकर यहाँ पर रहो. वहां पर उनके लिए बंगलोज और विलास वगैरह बनवा दिए, so that they were constantly under the king's scrutiny. And again, it was because of suspicion that he would also read their letters. Personal correspondence भी पढ़ा जाता था censorship के चलते, so that nobility could not hatch plans against the king. एक और उन्होंने अटैक क्या करा नोबिलिटी पे, जैसा कि मैंने बताया था, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था. तो नाउ यू हैड people who had become upper middle class and had become so rich that they could buy a seat of a nobility by paying some high price, and they could buy a seat of nobility in the parliament. तो अब इन लोगों को लुई फोर्टीन ने बहुत ज्यादा भाव दिया. और क्यों इतना भाव दिया? क्योंकि देखिए, मतलब मैं खुद मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूं, तो मैं जानता हूँ मिडिल क्लास का आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है. मतलब लुई फोर्टीन इजीली इन लोगों को फायर कर पाते थे, क्योंकि अगर तुम कोई पुश्तैनी नोबिलिटी को फायर करो तो वो तो बवाल खड़ा कर दे. बट ये वाले जिनको नोबिलिटी ऑफ रोब्स, मतलब सिर्फ ड्रेस की नोबिलिटी कहा जाता था, कि अगर आपने ड्रेस पहन ली तो आप नोबिलिटी बन गए, तो इन वाली नोबिलिटी को फायर करना बहुत आसान होता था, है ना. तो एक ये बहुत बड़ा रीजन था. तो नोबिलिटी की तो ऐसे इन्होंने पावर कट करी इन इन मेजर्स को लेकर. चर्च के साथ भी इन्होंने बहुत, मतलब चर्च पे भी इन्होंने काफी अटैक करा. पहली बात तो इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी बिशप फ्रांस के बाहर, इनकी मतलब मोनार्की की परमिशन के बिना फ्रांस के बाहर ट्रैवल ही नहीं कर सकता. दूसरा इन्होंने कर दिया कि अगर किसी बिशप को पोप से अपील करनी है तो वो भी राजा की परमिशन से ही होगा. और तीसरा इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कह दिया कि कोई भी ब्यूरोक्रेट अगर रॉयल परमिशन के चलते कोई काम कर रहा है, तो वो उसमें भले ही थोड़ा सा उन्होंने कुछ, मतलब रिलीजियस नॉर्म्स को वायलेट किया है, तो भी पोप उनको कोई सजा नहीं दे सकता, है ना. तो ये कुछ काम करने के कारण अब हुआ ये था कि फ्रांस में कंप्लीटली मोनार्की बिकेम दी एब्सोल्यूट पावर, क्योंकि तुमने बार बार चर्च और नोबिलिटी की पावर को हटाना शुरू कर दिया. और ऐसे करते करते लुई फोर्टीन ने खूब जमकर शासन किया. परंतु एंड होते होते लुई फोर्टीन का जब टेन्योर, मतलब रीन खत्म हुआ, इट वाज 1715. बाय देन 72 इयर्स इन्होंने शासन किया. इनके बाद हाईएस्ट रूलिंग, लाइक लॉन्गेस्ट रूलिंग मोनार्क वुड बी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जिनका अभी अभी निधन हुआ है. मे शी रेस्ट इन पीस. और उसके बाद आएगा नंबर लुई फिफ्टींथ का, जो लुई फोर्टींथ के बाद फ्रांस के राजा बने. उन्होंने लगभग 59 ईयर्स तक फ्रांस के मोनार्क रहे. अब देखिए, लुई 15 के आते आते थोड़ा मामला पलट चुका है. मतलब ऐसा कि मैंने कहा, पहली बात तो ये कि फ्रांस इज अंडर अ ह्यूज डेट बिकॉज ऑफ ऑल द वॉर एफर्ट्स एंड ऑल द टेरिटोरियल एक्सपेंशन दैट लुई फोर्टीन फोकस्ड ऑन, है ना. तो बहुत डेट था. दूसरा क्या, कि nobility and church were not happy because their powers had been
कट इन अ बिग वे। तो वो लोग बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, और कॉमनर भी हैप्पी नहीं थे क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, है ना। और तीसरा ये कि फ्रांस वाज एक्सट्रीमली आइसोलेटेड व्हेन इट केम टू द एक्सटर्नल allies एट दैट टाइम। एवरीवन हैड अ फीलिंग कि फ्रांस बहुत पावरफुल होते जा रहा है, और इसलिए सब लोग काइंड ऑफ इनके अगेंस्ट थे। अच्छा, ये सब लुई 15 समझे उसके पहले तो बहुत समय निकल गया। मतलब जब लुई 15 राजा बने तो पहले तो वो 5 साल के थे, फिर एक रीजेंसी काउंसिल ने रूल करा, उसके बाद उनके एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रूल करा। लुई 15 का खुद का रूल आते आते, पर्सनल रूल जो था वो आते आते 1743 हो गया था। और आते के साथ ही इन्होंने बहुत ही कुछ यू नो अनपॉपुलर से स्टेप्स लिए। तो सबसे पहला क्या कि इन्होंने 1748 के अराउंड इन्होंने क्लर्जी और नोबिलिटी पे टैक्स लगाया, है ना, क्योंकि हालत खराब थी तो टैक्स तो चाहिए ही था कहीं ना कहीं से, है ना। और इस टैक्स को इन लोगों ने, नोबिलिटी ने भयंकर तरीके से अपोज किया, कह दिया कि हम तो ये टैक्स देंगे ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो राजा की तौहीन वहां पर हुई। दूसरा क्या हुआ, एक वॉर चल रहा था लंबे समय से, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऐसा कहते हैं। और उस वॉर को खत्म करना लुई 15 को लगा बहुत जरूरी है, तो इन्होंने एक पीस ट्रीटी करी। उस पीस ट्रीटी को वेलकम पहले बहुत किया क्योंकि लोगों को लगा कि हाँ यार, वॉर खत्म हो गया तो टैक्सेस भी थोड़े, मतलब उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बट जब पता चला कि उस पीस ट्रीटी को साइन करने के चक्कर में लुई 15 ने बहुत सारी टेरिटरी दूसरी कंट्रीज को दे डाली, तो उसके कारण भी बहुत ही ज्यादा एंगर डेवलप हो गया। और 1756 में, मतलब इनके पर्सनल रूल के टाइम का एक एक वो समय जब बस इनका पर्सनल रूल बस खत्म ही होने वाला था, जाते जाते इन्होंने फ्रांस को 7 ईयर वॉर में ढकेल दिया। और 7 ईयर वॉर में हुआ ये कि हमने जो याद किया था कि नया वर्ल्ड, न्यू अमेरिकाज नॉर्थ एंड साउथ डिस्कवर हुए थे, तो फ्रांस ने नॉर्थ अमेरिका के बहुत बड़े पोर्शन पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसको ये लोग न्यू फ्रांस कहते थे। अब हुआ ये कि 1756 में जब 7 ईयर वॉर शुरू हुआ, तो उसके एंड तक आते आते फ्रांस लॉस्ट ऑलमोस्ट द एंटायर ऑफ न्यू फ्रांस टू इंग्लैंड, देयर आर्च एनिमी। और इससे बहुत ही ज्यादा, मतलब किंग लुई 15 एक्सपोज हुए, इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, किंग लुई 15 की पर्सनल आदतें भी काफी थोड़ी सी, मतलब इनडिसाइसिव या इनकंसिस्टेंट थी। जैसे कि इन्होंने बहुत सारी मिस्ट्रेसेस रखी। और उस समय की सोसाइटी के हिसाब से आप सोचे तो आपका एक राजा है जो वॉर्स भी हार रहा है और अपनी पर्सनल आदतों पे भी कंट्रोल नहीं है, तो बहुत सारी चीजें इनके अगेंस्ट स्टैक होने लग गई। You have an indecisive and weak king who is not able to convince nobility, who is not able to convince the church, and who is also not winning war. मतलब 1774 तक सारा, आप इस तरीके से कह सकते हैं, बारूद या आग लगाने वाला मटेरियल तो जमा हो गया था। बहुत ज्यादा एंगर था लुई 15 के लिए। और अब बस ऐसी कुछ चिंगारियों, या आप कहते हैं कुछ फायर की जरूरत थी, और वो फायर मिली एज ऑफ एनलाइटनमेंट से। इस समय लुई 15 के समय ही फ्रांस में एनलाइटनमेंट का दौर भी चल रहा था। तो समझते हैं कि कैसे लगी ये आग, है ना। तो सबसे पहले हम उस एनलाइटनमेंट वाले पार्ट को समझने से के लिए सबसे पहले बात करते हैं फिलोसोफर, इंग्लिश फिलोसोफर, जिनका नाम है जॉन लॉक। अच्छा, जॉन लॉक ने इंग्लिश, मतलब उस समय क्या बात कही, दो दो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। पहला ये कि एवरीवन हैज अ नेचुरल राइट टू डिफेंड लाइफ, हेल्थ,
लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, है ना, मतलब हर एक इंडिविजुअल लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का राइट रखता है, नेचुरल राइट। और दूसरा ये कि द रेल्म ऑफ चर्च एंड स्टेट शुड बी सेपरेटेड। चर्च को स्टेट की बातों में, मतलब गवर्नमेंट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जॉन लॉक से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हुए फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका। इनफैक्ट थॉमस जेफरसन ने अ वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन चर्च, ऐसा एक, मतलब उन्होंने ऐसा मेंशन अपनी राइटिंग्स में भी किया है, और इसलिए आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। अब जॉन लॉक से कौन इंस्पायर हुए? जॉन लॉक से इंस्पायर हुए फ्रेंच फिलोसोफर्स और बहुत बड़े राइटर वोल्टायर। और वोल्टायर जब जॉन लॉक से इंस्पायर हुए तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा? उन्होंने कहा, सबसे पहले अटैक करा क्लर्जी और नोबिलिटी और कॉमनर और मिडिल क्लास के डिफरेंस को। उन्होंने कहा कि ये क्लर्जी और नोबिलिटी और कॉमन और मिडिल क्लास, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टैक्स इम्बैलेंस है। इसलिए जब लुई 15 ने क्लर्जी और नोबिलिटी पे टैक्स लगाया तो वोल्टेयर ने उसका समर्थन किया। वोल्टेयर कहाँ पीछे रह गए? उन्होंने कभी भी मोनार्की पे ऐसा कोई खासा अटैक नहीं किया, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा वोल्टेयर का एक क्रिटिसिज्म बनता है कि उन्होंने सिर्फ इस बात पे अटैक किया कि क्लर्जी और एरिस्टोक्रेसी, जो नोबिलिटी है, इनके टैक्स इम्बैलेंस को हटाना चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से जो इस सदी के महानायक या असली हीरो रहे वो थे जॉन जॉक हुस्सो। रूसो इंग्लिश में कहा जाता है और हुस्सो फ्रेंच में इनका नाम कहा जाता है, जॉन जॉक रूसो। ये एक ऐसे किरदार, ऐसे इन्होंने इतने बड़े हीरो रहे इस पूरे फ्रेंच एनलाइटनमेंट के। और ही वेंट ऑल द वे, मतलब इन्होंने एकदम आगे जाकर, वोल्टेयर से कहीं आगे जाकर कुछ ऐसी बातें कही जिनका आने वाले समय पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो क्या कहा रूसो ने? सबसे पहले कहा, ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वर अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरिंग फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो वो बनती ही इसलिए है क्योंकि उसमें डिफरिंग अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी होती है। दूसरा उन्होंने ये कहा, all the government, however they would end in worst form of inequality। मतलब जहां से शुरू हुई है वहां से और ये इनइक्वालिटी वर्स ही होते जाएगी किसी भी सिस्टम में, until a revolution overthrows it। मतलब एक क्रांति आती है, जब तक वो क्रांति इस सबको हटाती नहीं तब तक ये इनइक्वालिटी बढ़ती ही रहेगी। सबसे पहले इन्होंने ये बात कही। तो जैसे आप कह सकते हैं ना कि पूर्ण स्वराज, मतलब गो ऑल द वे, ऐसा इन्होंने एक बात बोल दी। दूसरा, सोवरेनिटी, मतलब सोवरेनिटी कैसे डिफाइन करी? एबिलिटी टू मेक रूल ऑफ लॉ। तो इन्होंने क्या कहा? सोवरेनिटी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। और दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जहां से एक आगे चल के जनरल विल, और जनरल विल को आपने सुन रखा होगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये वाला जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जीन जॉक रूसो ने उस समय बोला और वहीं से ही इसका उदय हुआ। तो दूसरा जो एक डेमोक्रेसी का सिंपल एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये आपको रूसो के राइटिंग्स में देखने को मिलेगा। और तीसरा इन्होंने कहा, बाय अबैंडनिंग देयर क्लेम्स ऑफ नेचुरल राइट्स। देखिए लॉक ने क्या कहा था कि सबको नेचुरल राइट्स टू डिफेंड प्रॉपर्टी है। वोल्टेयर ने इसका क्या कह दिया कि अगर प्रॉपर्टी राइट को आप अबैंडन कर दोगे तो एक इंडिविजुअल कैन रिमेन फ्री। अब देखिए जो अबैंडनिंग द राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत बड़ा कंटेंशन का इशू बनता है आगे चल के, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म है और मार्क्सिज्म है वो उसी पे डिपेंड करता है दैट एन इंडिविजुअल अबैंडन्स देयर ओन राइट टू प्रॉपर्टी और एक सेंट्रल कंट्रोल में सब कुछ आ जाता है।
ये तीन ऐसे स्टेटमेंट्स वॉल्टेयर ने जीन जॉक रोसो ने कह दिए थे, जिसके कारण एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक वैचारिक क्रांति जिसे कहते हैं, और ट्रू एनलाइटनमेंट, एंगर तो था ही, और ये इतनी बढ़िया इंस्पायरिंग और एक एक विजन दे दिया इन्होंने, जिसके कारण से फ्रेंच रेवोल्यूशन, मुझे लगता है इन विचारों के कारण से, उन एंगर के कारण से, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरवाजे तक पहुंच ही चुके हैं। जीन जॉक रूसो का जीवन बेहद कष्टदायी रहा, परंतु 1778 में जब उनका फाइनली निधन हुआ, तब तक आई फील उन्होंने ये पूरे प्रोसेस को एक टिपिंग पॉइंट के बियॉन्ड धकेल दिया था, अपने विचारों से, अपने कामों से। और इसलिए जब अबाउट 11 years आफ्टर हिज डेथ द रेवोल्यूशन अकर्ड इन फ्रांस। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में हम थोड़ा रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कंडीशंस बनी, लुई 16th ने ऐसी क्या एक दो फाइनल डिसीजंस लिए विच प्रेसिपिटेटेड इनटू द फाइनल रेवोल्यूशन। परंतु जाते जाते आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करूंगा, ऐसा जीन जॉक रूसो के इम्पैक्ट का डिस्क्रिप्शन जो शायद मैं तो नहीं लिख पाता। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन विच इज रिटन बाय विल एंड एरियल डुरांट, जो एक बहुत असाधारण, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हिस्टोरियन रहे हैं दोनों। और मैं आपको ये अभी पढ़ूंगा और फिर हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करेंगे। सो पढ़ते हैं जीन जॉक रूसो के बारे में। बॉर्न पुअर, losing his mother at birth, and soon deserted by his father, afflicted with painful and humiliating disease, left to wander for 12 years among alien cities and conflicting faith, repudiated by society and civilization, repudiating Voltaire, Diderot, and the Age of Reason, driven from place to place as a dangerous rebel, suspected of crime and insanity, and seeing in his last months the apotheosis of his own enemy। तो देखिए, इतनी विपदाओं से भरा हुआ इनका जीवन रहा जीन जॉक रूसो का। How did it come about that this man, after his death, triumphed over Voltaire, revived religion, transformed education, elevated morals of France, inspired romantic movement and the French Revolution, influenced the philosophy of Kant and Schopenhauer, the plays of Schiller, the novels of Goethe, the poems of Wordsworth, Byron, and Shelley, the socialism of Marx, the ethics of Tolstoy, and altogether had more effect upon posterity than any other writer or thinker of the 18th century। आप लगे तो इसको रिवाइंड करके फिर सुनिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि जीन जॉक रूसो एक महानायक थे, जिनको भी शायद पता नहीं होगा कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल होंगे पोस्ट हिज डेथ। आज यही विराम लेते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रेसिपिटेट हुआ और फिर क्या क्या घटनाएं हुई। Thank you for listening. Until next time, bye bye.